Morning 11th class. So how are you all? Hope you all are good. So class, we were on chapter number 3 of geography, interior of the earth. We did had a introductory discussion on this chapter. उसके बाद हमने पढ़ लिया था कि हमें बेसिकली दो फोर्सेस होते हैं जिनके कारण अर्थ की स्ट्रक्चर के ऊपर। उसके बाद हमने ये देखा था कि व्हाट एक्चुअली टेल्स अस अबाउट इनसाइड ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर है क्या, हमें पता कैसे चलता है। डायरेक्ट सोर्सेस वो होते हैं जो डायरेक्टली नीचे से आए, तो हम उनसे पता कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो रॉक से पता चलता है, सरफेस रॉक्स और माइनिंग रॉक्स से, माइनिंग करने के टाइम जो रॉक्स मिलते हैं। डीप ओशन ड्रिलिंग से पता चलता है हमें। उसके बाद हमें पता चलता है जो मोल्टन मैग्मा वोल्केनोस के थ्रू बाहर निकलता है, उससे भी हमें पता चल जाता है अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था इन लास्ट क्लास इनडायरेक्ट सोर्सेज, जिसमें हमने डिटेल में किया था कि हर मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है, उसके हिसाब से वो डेंसिटी अलग होती है, उनकी टेम्परेचर पे उनके बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो जाते हैं। तो हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं थ्रू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड समवेयर स्टडिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो अपने को रॉक्स या जिस भी फॉर्म में जो भी चीजें मिलती है उससे हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता कर सकते हैं। वी डिड इन डिटेल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। उसके बाद हमने पढ़ लिया था कि जो मीटियोर्स है वो भी एक तरीके के अर्थ टाइप मटेरियल से बने हुए होते हैं, इसीलिए वो भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द इनसाइड ऑफ द अर्थ। देन वी टॉक्ड अबाउट ग्रेविटी इन डिटेल की ग्रेविटी कैसे अलग जगह पे अलग होती है, कैसे जो पोल्स है वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इक्वेटर। क्या रीजंस है, दैट इज आल्सो व्हाट वी डिड इन प्रीवियस क्लास। कैसे डिफरेंसेस जो है ग्रेविटी और मास ऑफ द मटेरियल के कारण ग्रेविटेशनल वैल्यू अलग आती है। तो ये जो डिफरेंस होते हैं इसको हम ग्रेविटी एनोमॉली बोलते हैं। ठीक है, देन वी वर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फील्ड इन आवर लास्ट क्लास, द लास्ट टॉपिक दैट वी वर डूइंग, कि हर मटेरियल का एक मैग्नेटिक, जनरली कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनमें मैग्नेटिक क्वालिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अलग किस जगह पे क्रस्ट के किस पोर्शन पे किस हिसाब से कौन से मटेरियल अवेलेबल है, स्पेशली मैग्नेटिक मटेरियल, उनके बारे में हमें पता चल जाता है। एंड बेसिकली कोर से रिलेटेड भी हमने पढ़ा था कि कोर के कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसके कारण अर्थ के स्ट्रक्चर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण चीजें जो है जो अर्थ के अराउंड है वो थोड़ी सी उस एटमॉस्फेयर को अपने उसी पोजीशन में रखने के लिए दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे अपने को यहाँ पे इतना समझना है कि मैग्नेटिक सर्वेस जो है वो अपने को जो मैग्नेटिक मटेरियल है क्रस्ट के अंदर उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि ऑब्वियसली कि जो मटेरियल अवेलेबल है उसकी मैग्नेटिक क्वालिटी कितनी है, उसके हिसाब से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो कौन सा मटेरियल है और कैसे उसकी क्या मैग्नेटिक फील्ड है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, with this we come to the next indirect source, one of the most important one and which we will study in detail. वो आ जाती है सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जो हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताता है। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे हाउ डज इट टेल अस अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यू मे थिंक दैट दिस इज एक्चुअली एन ऑब्वियस क्वेश्चन कि मैम हाउ कैन अर्थक्वेक टेल अस about inside of the earth. Okay, we can feel certain shaking of the earth, we can feel the movement, but हम उससे हमें अर्थ के अंदर के बारे में कैसे पता चलता है ये देख लेते हैं। पहले हम अर्थक्वेक को डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है, ये कैसे अकर होता है, फिर हम देखेंगे इससे हमें कैसे पता चलता है अबाउट द इनसाइड ऑफ द अर्थ। सो टू स्टार्ट विद अर्थक्वेक जो है हमें पता है जो सिस्मिक वेव्स क्रिएट होती है उनसे अर्थक्वेक आता है। तो जो ये सिस्मिक वेव्स है ये हमें इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर के बारे में बता देती है कि कैसी लेयर्स हैं, वो वेव्स किस टाइप से ट्रैवल करके हमारे सरफेस पे आती है, किस टाइप की मूवमेंट, कितनी इंटेंसिटी की ट्रेमर्स क्रिएट करती है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि अर्थ के इनसाइड में क्या है। एंड वी विल स्टडी अबाउट दिस आल्सो इन डिटेल, बट लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट कि अर्थक्वेक क्यों अकर होता है, एग्जैक्टली है क्या।
सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो शेकिंग ऑफ द अर्थ इज अर्थक्वेक, है ना, नेचुरल इवेंट है। और ये होता क्या है एक्चुअली में, जो एक एनर्जी क्रिएट होती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, जिससे वेव्स क्रिएट हो जाती है बहुत सारी, जो हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, जिसको हम अर्थ के ऊपर भी फील करते हैं, ठीक है। नाउ यू में आस्क मैम, क्या ये एनर्जी क्यों रिलीज होती है, क्या है ये, अर्थ क्यों शेक होता है, व्हाट इज दिस अर्थक्वेक ऑल अबाउट, तो ये देख लेते हैं अब हम इन डिटेल। What happens is actually अर्थ में हमें पता है बहुत सारे एरिया में फॉल्ट्स होते हैं, वीक जोन्स होते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये फॉल्ट प्लेन है, ठीक है, फॉल्ट है यहाँ। अब ये जो फॉल्ट है ना, ये बेसिकली जैसे मैंने बोला, आप देख सकते हो बीच में एक ब्रेक है, पूरा जो क्रेस्ट है या वी कैन से जो क्रिस्टल रॉक्स है, उनके बीच में एक गैप है, एक ब्रेक है, वो हो जाता है फॉल्ट। तो रॉक के अलोंग जो फॉल्ट्स होते हैं, उनमें एक टेंडेंसी होती है कि वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, डायरेक्शंस, ऑपोजिट डायरेक्शंस में ये मूव करते हैं। जब फॉल्ट होता है, दे आर ऑलवेज बेसिकली ट्राइंग टू मूव अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्या चीज, जो फॉल्ट्स है, फॉल्ट के अराउंड जो रॉक्स हैं वो। इसके कारण क्या होता है, जो रॉक का लेयर होता है, जो ओवरलाइंग रॉक स्ट्रेटा होता है, वो एक दूसरे को प्रेस करता है, एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करने की कोशिश करता है, और बट जो फ्रिक्शन है ना, उसके कारण वो एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। अब क्या होता है, धीरे धीरे क्योंकि वो मूव करते जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से ऑपोजिट मूव करने की, तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो एक दूसरे से मूव होने लग जाते हैं, क्योंकि अब जो है फ्रिक्शन उनको एक साथ रख नहीं पाता। फ्रिक्शन जो है वो कंपैरेटिवली इतना स्ट्रॉन्ग अब नहीं रहता, या उनकी जो एक दूसरे से अपोजिंग मूवमेंट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसके कारण जो ब्लॉक्स हैं क्रस्ट के, वो डीफॉर्म्ड हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और फिर वो एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड करते हैं। तो वो जब एक दूसरे के अगेंस्ट जैसे देखो स्लाइड करेंगे ना, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जैसे टकराएंगे एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड होंगे, इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है, ग्रेट रिलीज ऑफ एनर्जी। और ये जो एनर्जी है, ये वेव्स क्रिएट करती है सारे डायरेक्शन में, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे यू कैन सी दिस रेड डॉट, जहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द फोकस। ओके, सो व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज द फोकस, ठीक है। आई जस्ट, यू कैन सी दिस ब्लू कलर जो मैं, ओके, थोड़ा डार्क हो गया, यू कैन सी ये क्या है, हमारा फोकस है। इसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड हाइपोसेंटर एज वेल। ओके, सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस अगेन। ये जो रेड डॉट है यहाँ पे, आपको दिख रहा है यहाँ पे बीच में, जिसके ऊपर आई हैव ड्रॉन फ्यू ब्लू सर्कल्स, ये रेड डॉट जो है ये आपका फोकस है। यहाँ से एनर्जी स्टार्ट हुई है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है, और यहाँ से हर डायरेक्शन में मूव कर रही है, और इसको हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। ये जो एनर्जी वेव्स है, ये हर डायरेक्शन में मूव कर रही है, और जब ये सरफेस पे पहुंचती है हमारे, यू कैन सी when this moves, the waves reach the surface of the earth, exactly focus के ऊपर जो एरिया है अपने अर्थ के सरफेस पे, क्रस्ट पे, और ये सबसे नियरेस्ट पोजीशन होता है टू द फोकस, यू कैन सी, इसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। ये फर्स्ट पॉइंट है जहां पे वेव्स को एक्सपीरियंस किया जाता है,
और एज आई सेड डायरेक्टली अबव द फोकस होता है। ओके क्लास, जस्ट नोटिस वन थिंग, जो वेव्स जनरेट हो रही है ना ऐसे सर्कल की फॉर्म में होगी, इट इज नॉट मूविंग इन लाइक यू कैन से कि एक डायरेक्शन में या इस तरीके से मूव कर रही है। यू कैन इमेजिन वेव्स जो है जनरली, जैसे आपने वाटर में छोटा सा पेबल या स्टोन डाला तो जैसे रिपल्स क्रिएट होते हैं ना, सर्कल सर्कुलर सर्कुलर, वैसे टाइप के यहाँ पे वेव्स जनरेट होते हैं। शुरू कहाँ से होते हैं, फोकस से या हाइपोसेंटर से, और वो सारे डायरेक्शन में मूव करते हैं। अर्थ के ऊपर जिस एरिया पे वो पहुंचते हैं स्ट्रेट अवे, और जो सबसे पास एरिया उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। यहाँ पे सबसे पहले अपना क्या फील होता है, जो शेकिंग होती है वो। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट यू कैन से पॉइंट नियरेस्ट टू द फोकस, और डायरेक्टली अबव द फोकस जहाँ पे एक्सपीरियंस होता है वेव्स। ठीक है, बेसिक हमने देख लिया अर्थक्वेक होता क्या है। अब हम देखेंगे अर्थक्वेक की टेक्निकल चीजें जो हमने अभी तक टिल आवर प्रीवियस क्लास वी हैव नॉट अंडरस्टूड इट, उनके बारे में हम अब इस क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। So now that we basically know what earthquake is, how does it occur, let us move into more details of this, जिसमें हम basically earthquake की waves पढ़ेंगे। ठीक है, हमें पता है earthquake जो है obviously लिथोस्फीयर में अपने अकर होता है, जो अपने को फील होता है, और अलग अलग लेयर्स में कैसे earthquake तक अर्थ तक पहुंचता है, ये इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये तो हमें पता है कि लिथोस्फीयर जो है जनरली वो पोर्शन है 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ तक अपना क्या होता है, लिथोस्फीयर होता है। अब हम इससे रिलेटेड देखते हैं कि लिथोस्फीयर तक ऐसे हमारा ये जो पहुंचता कैसे है पूरा का पूरा अर्थ। ठीक है, सो लेट अस नो मोर अबाउट इट। हम सबसे पहले तो अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो है वो रिकॉर्ड करता है वेव्स को जब वो सरफेस पे आ जाती हैं। दिस इज अ मशीन जो प्रॉपर जैसे मार्किंग करती है, और आप देखोगे आगे इस टाइप से, आई शो यू द यस, ये जो वेव्स की मूवमेंट आपको दिख रही है, ये वाली जो मार्किंग्स है ये बेसिकली सिस्मोग्राफ पे बनती है, और उससे हमें जो इंटेंसिटी है वो अर्थक्वेक की पता चल जाती है। ठीक है, तो पहली चीज हमें पता चल गई है कि सिस्मोग्राफ जो वो रिकॉर्ड करता है वेव्स रीचिंग द सरफेस। अब जो कर्व ऑफ अर्थक्वेक wave records the seismograph that is given in our book, and I have just shown you, ऐसे मार्किंग होती है। तो हम इसमें देखेंगे 3 डिस्टिंक्ट सेक्शंस में हम नोटिस कर सकते हैं 3 टाइप्स ऑफ वेव्स। वैसे जो अर्थक्वेक है कि अर्थक्वेक की जो वेव्स है वो 2 में डिवाइडेड है, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। तो बॉडी वेव्स को जो है हम 2 में डिवाइड करते हैं, पी वेव्स और एस वेव्स, इनको पढ़ेंगे, और फिर सरफेस वेव्स होती है। तो यानी हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है अर्थक्वेक की वेव्स को। कौन से 2 टाइप में डिवाइड किया है, हमने डिवाइड किया है बॉडी वेव्स एंड दी सरफेस वेव्स। ठीक है, अब हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। बॉडी वेव्स जो है वो तब जेनरेट होना शुरू होती है जब रिलीज होती है एनर्जी फोकस से और सारे डायरेक्शन में मूव करती है। ये जो सरफेस, ये जो बॉडी वेव्स है, ये सारे डायरेक्शन में मूव करती है थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द अर्थ। इसीलिए हम इसको बॉडी वेव्स बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे अर्थ के बॉडी में क्रिएट हुई है। जिस फोकस से क्रिएट हुई है उससे ये सारे डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, यहाँ जेनरेट हुई है तो पूरे अर्थ में मूव कर रही है ना, पूरी अर्थ की बॉडी में मूव कर रही है, इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, बॉडी वेव्स। ठीक है, सो बॉडी वेव्स, इसीलिए अगेन आई रिपीट, क्योंकि पूरे अर्थ के बॉडी में ये मूव करती है। शुरू हुई जहां से फोकस स्टार्ट हुआ, वहां से रिलीज एनर्जी हुई, वहां से ये वेव शुरू हुई। बॉडी वेव्स जो है वो फिर बीच में उनके रास्ते में जब भी सरफेस रॉक्स आते हैं उनसे टकराती है, और फिर उसके बाद जब ऑब्वियसली आ जाती है अर्थ के ऊपर तो एक नई सेट ऑफ वेव्स बन जाते हैं जिनको हम बोलते हैं सरफेस वेव्स।
ये जो वेव्स है कौन सी, सरफेस वेव्स, ये सरफेस में मूव करती है, ठीक है। अब जो वेलोसिटी ऑफ वेव्स है वो ऑब्वियसली चेंज होगी डिपेंडिंग अपॉन कौन कौन सा मटेरियल उनके रास्ते में आ रहा है, क्योंकि हमें पता है हर मटेरियल की डेंसिटी अलग होती है। तो जब ये वेव्स अलग अलग मटेरियल के थ्रू पास होगी ना, तो इनकी अलग अलग वेलोसिटी चेंज, मतलब इनकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। जितना मटेरियल डेंस होगा उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी डेंसर द मटेरियल हायर द डेंसिटी, सिमिलरली हायर विल बी वेलोसिटी, उतनी ही वेलोसिटी ज्यादा होगी। हमें पता है कि जो वेव्स है वो हो सकता है अपना डायरेक्शन भी थोड़ा बहुत चेंज करे, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो। क्यों? क्योंकि उनके जब वो मूवमेंट हो रहा है वेव का, तो उनके सामने कौन सा मटेरियल आ रहा है, उससे क्या वेव अच्छे से पास हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, कहीं वो रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रही, कहीं वो रिफ्रैक्ट तो नहीं हो रही, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, उस वेव की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। ओके, सो अब हम इन बॉडी वेव्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। बॉडी वेव्स में सबसे पहले हम देखते हैं, दो में डिवाइडेड है, पी और एस वेव्स। तो जो प्राइमरी वेव्स है वो बहुत फास्ट मूव करती हैं और वो सबसे पहली है जो सरफेस पे आती है, इसीलिए हम इनको प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, या फिर शॉर्ट में पी वेव्स। ये जो प्राइमरी वेव्स है ना, ये सिमिलर होती है टू द साउंड वेव्स। ये चाहे बीच में इनके गैसियस मटेरियल आए, चाहे लिक्विड मटेरियल आए, चाहे सॉलिड मटेरियल आए, कोई भी टाइप का मटेरियल आए, ये उनसे पास थ्रू हो सकती है, ये उनके थ्रू ट्रैवल हो सकती है। वेयरएज जो एस वेव्स हैं, जिनको हम सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं, ये बॉडी वेव्स ही है, सरफेस वेव्स की बात से कंफ्यूज मत होना। ये क्या है, बॉडी वेव्स में ही पी वेव्स और एस वेव्स। तो एस वेव्स जो है, क्योंकि प्राइमरी वेव्स है तो नेक्स्ट सेकेंडरी वेव्स है, ये जो है ये सरफेस पे थोड़ा टाइम लेके पहुंचती हैं। और ये जो वेव्स हैं एस वेव्स, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल के थ्रू पास हो सकती है। ये पी वेव्स की जैसे गैसियस, लिक्विड और सॉलिड के थ्रू पास नहीं हो सकती हैं, ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल के थ्रू ही पास हो सकती है, ठीक है। सो ये जो क्वालिटी है एस वेव्स की, इससे जो साइंटिस्ट है, जो स्कॉलर्स है, वो ये पता कर पाते हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या है। अगर सरफेस वेव्स पहुंच गई है, इसका मतलब तो सॉलिड ही मटेरियल अवेलेबल था। ये जो एस वेव्स है, ये सरफेस तक नहीं पहुंच पाई है, इसका मतलब बीच में लिक्विड या गैसियस मटेरियल है। ओके, सो अब मैं एक बार और इनको क्लियरली समझा देती हूँ, कुछ और कॉमन चीजें हैं जो हमें इनके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। यू कैन सी दिस पी वेव्स। जो पी वेव्स है वो जनरली जो मूवमेंट है ये पैरेलल होता है टू द शेकिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? यहाँ पे हम देखेंगे पी और एस वेव्स जो उनको थोड़ी और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का हम देख लेते हैं। सबसे पहले पी वेव्स प्राइमरी वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स के सिमिलर होती है, गैस, लिक्विड और सॉलिड के थ्रू ट्रैवल कर सकती हैं, पर सेकेंडरी वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के थ्रू ही पास कर सकती है, जिससे हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चल जाता है। रिफ्लेक्शन जो है जब भी होता है और या फिर रिफ्रैक्शन होता है, उससे भी हम ये पता कर सकते हैं अबाउट सर्टेन थिंग्स प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द अर्थ। रिफ्लेक्शन कॉजेस द वेव्स टू रीबाउंड। हमें पता है, यू मस्ट हैव स्टडीड इन आई सपोज योर 9th या 10th कि रिफ्लेक्शन ऐसे होता है, आई इज इक्वल टू आर, और अगर प्लेन सरफेस पे ना हो तो वो चेंज हो जाता है, और रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो ये जो क्वालिटीज ऑब्वियसली साइंटिस्ट को भी पता है, तो इनके बेसिस पे भी ये देखते हैं कि रिफ्रैक्शन तो रिबाउंड हो जाती है वेव्स, जबकि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन में वेव्स मूव करने लग जाती है। तो ये जो वेरिएशन होगी ना वेव्स के डायरेक्शन में,
चेंजेस जो होंगे इसको भी रिकॉर्ड किया जा सकता है सिस्मोग्राफ में, जिससे सिस्मोग्राफ ऑब्वियसली हमें अगेन सिस्मोग्राफी की रिकॉर्डिंग से और भी बहुत कुछ पता चल जाता है अबाउट द इनसाइड ऑफ द अर्थ। जो वेव्स है ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कहाँ हो जाती है, ये वेव ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती है जब ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स करती है और बेसिकली कोलैप्स हो जाता है। तो ज्यादातर जो डिस्ट्रक्शन है वो ऑब्वियसली कहाँ पे होता है, सरफेस वेव्स के आने पे। यानी जब पी वेव्स एस वेव्स के बाद जनरली जब यहाँ पे हम देखेंगे रॉक्स का डिस्प्लेसमेंट होता है और चीजों का कोलैप्स होता है, जिसके कारण जो ये वेव्स है ये क्या हो जाती हैं, ये ऑब्वियसली थोड़ी सी डिस्ट्रक्टिव हो जाए। ओके, सो इसीलिए जो सरफेस वेव्स हैं ये सिस्मोग्राफ पे ज्यादा अपने इनको नोटिस कर सकते हैं और ये सरफेस वेव्स ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है क्योंकि सरफेस के ऊपर ज्यादा चेंजेस ये लाती हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स होता है, कोलैप्स ऑफ बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, कुछ और हम चीजें पढ़ लेते हैं अबाउट दीज वेव्स। अब डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स जो है जब अकर होते हैं तो उनके जो वेव्स है वो अलग अलग मैनर में भी क्या होते हैं, ट्रैवल होते हैं। एज दे मूव तो वाइब्रेशंस क्रिएट होती है इन द बॉडी ऑफ द रॉक्स जिनसे वो पास होते हैं। अब एज आई वाज टेलिंग यू, पी वेव्स जो है वो जनरली वाइब्रेट होती है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, यानी जिस डायरेक्शन में जैसे वेव जैसे मूव कर रही है ना उसी वे में वाइब्रेशन क्रिएट होगी, तो यानी पैरेलल फॉर्म में क्रिएट होगी, जिसके कारण क्या होता है जो भी मटेरियल बीच में आ रहा है उस पे प्रेशर क्रिएट होता है और मूवमेंट जो होती है वो उसी डायरेक्शन में होती है। और इससे क्या होता है, डेंसिटी डिफरेंस जो होता है मटेरियल उसके कारण क्या होता है, उस मटेरियल की स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग होती है। नाउ सी इफ यू कैन सी दिस मैप, ये जो पी वेव्स है यहाँ पे जब मूवमेंट हुई है तो मटेरियल के विदिन जो मूवमेंट होगा, जो वेव्स क्रिएट होगी, जैसे यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुई, यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुई तो बीच में ऐसा मटेरियल आ गया जिसके कारण वो स्पीडली आगे नहीं बढ़ सकती, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फिर ये आगे बढ़ी बहुत स्पीड में, ऐसी चीज है जहां से आराम से जनरेट हो तो एक्सपैंड हो जाएगा मटेरियल। तो यानी मटेरियल के विदिन ही क्या होता है, डेंसिटी डिफरेंस के कारण स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग ऑफ मटेरियल होता है। ठीक है, बाकी बेसिकली हम देखेंगे बाकी जो वेव्स है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन मूव होती है। तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन अगर हम देखें एस वेव्स का, वो जनरली परपेंडिकुलर होता है टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन। सो क्या होता है क्लास, यू मस्ट हैव सीन, सपोज you keep a rope, just take a rope and you tie it to one place and from the other place, from the starting point you start to move it. You first move it in the perpendicular direction, यानी आपने 90 डिग्री पे उसको फोर्स किया ना तो फिर वो क्या वेव जैसी क्रिएट होगी। ठीक है, ऐसे वेव जैसी क्रिएट होगी, वो हमारा क्या हो जाता है, एस waves जो है they move in perpendicular to the wave direction in the particular plane, hence they create troughs and crests in the material through which they pass. And देखो I will just draw it again so that it becomes clear to you people, जैसे इस टाइप से मूवमेंट होता है। Today all of you just try it, take a rope, tie it to one area और दूसरे एरिया से आप उसको इस डायरेक्शन में मूव करना, ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी ये एक तरीके से 90 डिग्री हो गया आपका। I'll just draw it in better way. You know 90 डिग्री कैसे होता है, आपने स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ की, है ना, तो आपने इस डायरेक्शन में इसको मूव करने की कोशिश की, 90 डिग्री हुआ,
तो जब आप ऐसे मूव करोगे ना इसको, यू विल नोटिस कि है ना ये ऐसे इस टाइप से मूव करेगा। तो इसमें क्या क्या क्रिएट हो गए, इसमें ट्रफ्स क्रिएट हो गए, क्रेस्ट क्रिएट हो गए। तो अप और लो, अप एंड लो, तो ये कब होता है, ये एस वेव्स में होता है, जब आप परपेंडिकुलर मूवमेंट होता है आपका, ठीक है। एंड एज आई सेड, परपेंडिकुलर का आपने को मतलब पता है 90 डिग्री, तो इस डायरेक्शन में मूव हुआ, ये अपना 90 डिग्री, यू मस्ट हैव यूज्ड इट इन योर मैथ्स मेनी टाइम्स, है ना, इस 90 डिग्री। सो अब ये क्या हुआ, इस ये एस वेव्स होती है और ये इस तरीके से मूव करती है। और जो फाइनली जो सरफेस वेव्स है हमारी, वो हमें पता है सरफेस पे आने के बाद जो हमें अर्थ पे सबसे ज्यादा फील होती है वो होती है सरफेस वेव्स, और वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। और ये जो है ये सबसे ज्यादा क्या होती है, डैमेजिंग वेव्स होती है, ठीक है। तो ये है रिगार्डिंग आवर अर्थक्वेक एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स, ठीक है। हमें अर्थक्वेक से रिलेटेड और भी डिटेल बहुत ज्यादा अभी पढ़नी है, वी स्टिल नीड टू नो मोर अबाउट अर्थक्वेक, but today we have studied in detail about what exactly is earthquake, कैसे क्रिएट होती है, ये क्या सिस्मिक वेव्स होती है, एंड सिस्मोग्राफ में कैसे ये रिकॉर्ड होती है, और सारे वेव्स के बीच में मेनली डिफरेंसेस क्या है हमने पढ़ लिया। मेन डिफरेंस जनरली बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स के बीच में आता है, ये फोकस से स्टार्ट होती है, ऑल डायरेक्शन में मूव होती है थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, और जो सरफेस वेव्स है ये इंटरैक्ट जब करती है सरफेस रॉक से, सरफेस वेव्स क्रिएट होते हैं, और वेलोसिटी इनकी चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल की डेंसिटी, और ये डिवास्टेटिंग ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज ये करते हैं। और बॉडी वेव्स में हमने दो अलग टाइप के वेव्स के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था, और सरफेस वेव्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ लिया। सो दिस इज अबाउट earthquake, and as I said earthquake के बारे में और पढ़ेंगे in our next class. So I suppose आज जितना हमने किया है must be clear to you people. If you have any doubt regarding whatever we have done, please come back with your doubts after reading the portion that we have covered, and we'll discuss and solve it. Now meet you all in the next class.